हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार जैन, आर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड पाली से आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो इस चैप्टर नंबर 1 के काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिए, बहुत सारे उसमें टॉपिक कवर हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, आप इसे ध्यान से देखिए। यह आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक फैक्टर्स, क्या क्या बेसिक फैक्टर्स की नीड होती है, क्या क्या हमें स्टार्टिंग में चाहिए होता है, स्टार्टिंग से एंड तक के लिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Starting a business enterprise is similar to any other human effort in which resources are employed to achieve the certain objective. एक किसी भी certain objective को अचीव करने के लिए अगर ह्यूमन एफर्ट लगाया जाता है, अगर ह्यूमन एफर्ट लगता है, उसी तरीके से एक बिजनेस को भी उसी तरीके से स्टार्ट किया जाता है। बिना एफर्ट के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। क्लियर? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अपने खुद के बिजनेस को सेटअप करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा, जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में, दूसरे प्रोनाउंसिएशन में एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोसेस व्हिच हु सेट अप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाएगा? जो इस काम को करने वाला है, जो एक ऐसा इंसान जो इस काम को सेटअप करता है, जो अपने बिजनेस को सेटअप करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा, यानी कि बिजनेसमैन। ठीक है, आगे देखिए, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, जो भी इस प्रोसेस का पूरा प्रोसेस जो चलेगा, इस प्रोसेस का जो भी रिजल्ट मिलता है हमें, दैट इज द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो जितना भी हम लोगों ने वर्क किया, उस वर्क को करने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? बिजनेस एंटरप्राइज। उसे बिजनेस एंटरप्राइज कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 तरह के वर्ड आ गए, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट entrepreneurship, besides providing self-employment to the entrepreneur, is responsible to the great extent of the creation and expansion of the opportunity for other two economic activities, that is employment and profession. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि entrepreneurship जो है ये ना सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है एक बहुत हद तक, ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक क्रिएशन एंड एक्सपेंशन, क्रिएट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए अपॉर्चुनिटीज को। किसके लिए? 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। यानी एक बिजनेस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, यानी रोजगार भी जनरेट करता है, और एक बिजनेस प्रोफेशन भी जनरेट करता है। बिजनेस के कारण ही लोग प्रोफेशन जैसी चीजों में आते हैं, प्रोफेशनल पर्सन बनते हैं। ठीक है, कई प्रोफेशनल पर्संस को हायर करता है बिजनेस। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। And in the process, business entrepreneurship becomes crucial for overall economic development of a nation. इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल चीज है, बहुत ही नाजुक चीज है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। किसके लिए? ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसकी? कंट्री की, ए नेशन, एक कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीज है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज मानी जाती है। आगे देखिए, When you make this choice, अगर आप इस तरह की चॉइस को आप अडॉप्ट करते हैं, आप यानी बिजनेस को खोलने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, यू बिकम ए सेल्फ प्रोवाइडर, जॉब प्रोवाइडर। आप क्या बनेंगे? एक जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। ठीक है, रादर देन ए जॉब सीकर। एक जॉब सीकर की बजाय, जॉब को खोजने वाले की बजाय आप जॉब प्रोवाइड करने वाले बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बिसाइड्स एंजॉइंग होस्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड, और उसके अलावा भी आप होस्ट होंगे, अपने बिजनेस को चलाने वाले होंगे, अदर फाइनेंशियल्स को भी आप ही चलाएंगे, एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स भी आप ही को मिलेंगे। यानी आपको एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे बिजनेस चलाने में। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का मतलब प्रॉफिट कमाना हो गया, राइट, और साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, यानी आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इसमें बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं क्योंकि ये मेरा खुद का काम है। क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में और चीजें हो सकती है। टेकिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप बाय स्टार्टिंग वंस ओन बिजनेस is a matter of aspiring to become an entrepreneur। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे पास में ये जरूरी होता है कि स्टार्टिंग से अपने खुद के बिजनेस को किस तरह से हम लोग चलाएं। इट इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। तो इसे क्या कहा जाता है? एक सिस्टमैटिक, यानी इसमें एक सिस्टम फॉलो होता है, एक पर्पस होता है इसको चालू करने का, बिजनेस को चालू करने का, एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, बिकॉज कोई भी बिजनेस बिना क्रिएटिविटी के, बिना जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके खुद के माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर भावनाएं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, ऑफ आइडेंटिफाइंग ए नीड,
एक नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो आपकी क्या जरूरत है आप उसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, आप इकट्ठा करेंगे जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं और उनको बिजनेस में लगाएंगे, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, और आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, विद ए व्यू, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स को वैल्यू देने के लिए, कस्टमर्स को कुछ रीजनेबल, या तो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं बना के बहुत अच्छी प्राइसेस पर, बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ में, या फिर आप सर्विसेज दे रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी प्राइसेस में, क्लियर, ठीक है। तो वैल्यूज आप कस्टमर्स को देंगे, ठीक है। रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स को क्या देंगे, रिटर्न्स, क्योंकि बिजनेस जो आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई इन्वेस्ट आपके बिजनेस में कर दे पैसा, तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसे बदले में आप क्या देंगे, कमा के रिटर्न्स, ठीक है। एंड प्रॉफिट्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए क्या कमाएंगे आप लोग, प्रॉफिट्स, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क के साथ, ठीक है। एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द बिजनेस, और रिस्क और अनसर्टेनिटीज बिजनेस में आपके साथ ही चलते रहेंगे, क्लियर, ठीक है। अनसर्टेनिटीज के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था, अनसर्टेनिटीज क्या हो सकती है। दिस डेफिनेशन पॉइंट्स टू द फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर द स्टार्टिंग द बिजनेस। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डेफिनेशन है, ये बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसमें फैक्टर्स जो हैं वो हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे कि क्या क्या तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन बिजनेस डज नॉट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए बिजनेस जो है वो एकदम से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर लिया, इसका एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, आप उसको फॉलो करेंगे तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रादर इट इज आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट और एक जो पर्सन है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो आपका बहुत जरूरी होता है, तो आप जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, क्लियर, ठीक है। द चॉइस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर लाइज विद एन इंडिविजुअल, यानी कि एक चॉइस जो है वो एक इंडिविजुअल के हिसाब से बिजनेस की होती है कि आपको किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी क्या चॉइसेस होनी चाहिए, आपको किस लाइन में जाना है, किस फील्ड में जाना है, आपको ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। इन दिस रिगार्ड इट बिकम्स इंपेरेटिव टू लुक एट बोथ फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज द फैक्टर्स इन द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पर किन दो चीजों का ध्यान रखना है, डिजायरेबिलिटी, आपकी क्या डिजायर्स है, और दूसरी चीज आपकी क्या फीसिबिलिटी है, यानी आपकी क्षमता क्या है, फीसिबिलिटी आपके पास क्या क्या चीजों की है, आपके पास में टेक्निकल फीसिबिलिटी है, आपके पास में फंडामेंटल फीसिबिलिटी है, फाइनेंशियल फीसिबिलिटी है, आपके पास में पैसों के लिए आपके पास में पूरी आपके पास में जो सोर्सेज है वो भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल का खुद का परसेप्शन होगा इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। आपकी खुद की सोच होगी कि आपके पास क्या क्या चीजों की डिजायरेबिलिटी है, क्या क्या चीजों की इच्छाएं हैं, और आपकी क्षमता क्या क्या चीजों में है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला है सिलेक्शन द टाइप ऑफ द बिजनेस। आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि एक बिजनेस का टाइप क्या होना चाहिए, किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए, क्या आप कॉटन टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं, क्या आप पेट्रोलियम में जाना चाहते हैं, क्या आप किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप माइनिंग में जाना चाहते हैं, या आपके अंदर आपका खुद का बिजनेस का सिलेक्शन आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। आपका नेचर आप डिसाइड करेंगे और टाइप किस टाइप का बिजनेस आप लोग कर रहे हैं वो आप डिसाइड करेंगे। He or she will obviously like to enter the branch of the industry and commerce। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स है, दोनों में आप ब्रांच जो है उसमें आप एंटर कर सकते हैं, which has the possibility of the greater amount of profit, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हो, ऐसा आपको चांस आपको मिल सकता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, आप वही चीज सेलेक्ट करोगे, क्लियर। The decision will be influenced by the customer's requirement in the market and also the kind of technical knowledge and interest of the entrepreneur, ठीक है। तो अगर आपके पास में कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई कि कस्टमर को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर और आपको उसके बारे में पता है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास में टेक्निकल नॉलेज भी है उस काम को करने के लिए, और आपके पास में इंटरेस्ट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी आप उसको बनाने के लिए फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की, साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या साइज हो सकती है, यानी लार्ज स्केल हो सकता है लेवल पर या स्मॉल स्केल लेवल पर हो सकता है। तो देखिए, साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज एन अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। यानी आपके पास में जितना पैसा होगा उसके हिसाब से आपका बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, उतने लेवल उतने स्केल पर आप स्टार्ट करोगे। आपके पास ज्यादा पैसा है तो लार्ज स्केल पर स्टार्ट करोगे, आपके पास कम पैसा है तो आप स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करोगे, आपके पास मीडियम पैसा है तो आप मीडियम स्केल पर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्लियर। वेदर द बिजनेस और एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसमें स्मॉल भी आ गया और मीडियम भी आ गया, ठीक है।
तो स्मॉल भी आ गया और मीडियम भी आ गया यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल स्केल लेवल और मीडियम स्केल भी आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि या तो आप एमएसएमई सेक्टर में जाएं, आप या तो स्मॉल लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्मॉल स्केल पर, या फिर मीडियम स्केल पर आप स्टार्ट करें, ठीक है, या फिर आप स्टार्ट करें लार्ज स्केल पर, ठीक है। वेदर इट विल बी ऑपरेट इन द मैन्युफैक्चरिंग और टेरिशरी इंडस्ट्री, आप या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं या टेरिशरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग के कुछ 2-3 वीडियोस में इनके बारे में मैंने अच्छे से समझाया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, टेरिशरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, टेरिशरी सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे सम फैक्टर्स फेवर द लार्ज साइज, कुछ फैक्टर्स जो है वो लार्ज साइज के लिए आपको सजेस्ट करेंगे, फेवर करेंगे, वेयर एज अदर टेंड टू रेस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशन, और अदर क्या करेंगे, आपको कुछ अदर फैक्टर्स जो होंगे उसकी वजह से आप अपना स्केल जो ऑपरेशन है, स्केल ऑफ ऑपरेशन है, जो आपके बिजनेस का दायरा है वो आप रेस्ट्रिक्ट कर लोगे, यानी आप लिमिटेड वे में करना पसंद करोगे। क्लियर? इफ द एंटरप्रेन्योर इज कॉन्फिडेंट दैट द डिमांड फॉर द प्रपोज्ड प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी गुड ओवर द टाइम, अगर आप एंटरप्रेन्योर जो है वो कॉन्फिडेंट है कि डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं वो फ्यूचर में बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है, और टाइम के साथ में, तो शी और ही कैन अरेंज द नेसेसरी कैपिटल, उसके लिए आप क्या करोगे, कैपिटल अरेंज करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? आगे देखिए, फॉर द बिजनेस ही कैन ऑपरेशन ऑफ लार्ज स्केल, और आप क्या करोगे, उसको लार्ज स्केल पर भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? तो आगे देखिए हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, आपके लिए ये थर्ड लेवल पर थर्ड स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले तो आपने क्या किया कि आपने जिस बिजनेस को स्टार्ट करना है उस बिजनेस के बारे में आप लोगों ने ये जाना कि बिजनेस कौन सा, आप किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। दूसरे लेवल पर आपने क्या देखा कि कहां आप कौन से टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस आप कौन सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि लोकेशन बिजनेस का क्या रहेगा, आप क्या मेन मार्केट में उससे चालू करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, या फिर आप थोड़ा सा दूसरे शहर से दूर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपका जो लोकेशन है वो क्या होना चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड, एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन द हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक करी तो इससे आपका हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी आपके बिजनेस में खर्चा ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने ढंग से जगह सोच समझ के आपने नहीं सेलेक्ट करी तो, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। इनकन्वीनियंस इन गेटिंग राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स, आपको रॉ मटेरियल जो है वो प्राप्त करने में, ठीक है, खरीदने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि आपने एक ऐसी जगह पर अपना फैक्ट्री ओपन किया है जहां से रॉ मटेरियल लेकर आना, मंगवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, ठीक है। आगे सर्विंग द कस्टमर को सर्व करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में है जहां पे आपको कस्टमर से डायरेक्ट डील करने का काम पड़ता है, तो ठीक है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल बिजनेस, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, पावर सप्लाई एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, warehousing etc are important factors while making the choice of the location, तो लोकेशन की चॉइस करते वक्त आपको इन सभी चीजों के बारे में, लेबर, पावर सप्लाई एंड सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, आपको ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज के बारे में आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो लोकेशन है उसके हिसाब से ये आपको अवेलेबल है इजीली या नहीं तो आपका बिजनेस आपको चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आगे देखिए, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, यानी आप जो पैसा लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे आप अपने बिजनेस में। फाइनेंसिंग इज कंसर्न्ड विद द प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग, यानी आप बिजनेस के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तो पैसा आप कहां से अरेंज करेंगे और उसको अरेंज करने के बाद किस तरह से उसे लगाएंगे, ठीक है। एज वेल एज फॉर द कंटिन्यूइंग द प्रोपोज्ड, जो भी बिजनेस आप जो आगे फ्यूचर में करना चाहते हो उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी पैसों, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपको फिक्स्ड असेट्स जो है वो खरीदने में आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिक्स्ड असेट्स क्या क्या चीजें की होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनमें मोटा पैसा लगता है बिजनेस का, बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगाया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल होती है, एक बार पैसा लग गया आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में इसका रिटर्न मिलना आपको धीरे धीरे स्टार्ट होगा। क्लियर? एंड इन करंट असेट्स लाइक रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि आपको रेगुलरली रॉ मटेरियल खरीदना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में रॉ मटेरियल खरीदना है उसके बाद आपको कई समय तक वो रॉ मटेरियल से आपका काम चल जाएगा, तो रेगुलरली आपको ये सब चीजें खरीदनी पड़ेगी। बुक डेट्स का मतलब क्या हो गया कि हाँ, आप डेटर्स जो है वो आप अपने बिजनेस में, आप जो उधार में किसी को सेल करेंगे तो वो क्या आपके कितने होंगे, वो भी आपका क्या होगा, एक करंट असेट्स होगा। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आपके बिजनेस में जो भी रोज माल आपका बन रहा है, ठीक है, जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, तो आपके पास कितना स्टॉक है वो भी आपका क्या कहलाएगा, करंट
असेट्स। तो आपके बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोनों के लिए होगी। किसके किसके लिए होगी? करंट के लिए भी होगी और फिक्स्ड के लिए भी होगी। ठीक है, तो दोनों के लिए आपकी रिक्वायरमेंट कैपिटल की होगी कि कितना कितना कैपिटल किस किस चीजों में लगाना पड़ेगा, पैसा कितना कितना लगेगा। क्लियर? कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो डेली के एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए भी कैपिटल की जरूरत हमारे पास में पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, तो आगे देखिए नंबर 5 इज फिजिकल फैसिलिटीज। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो आपको अपने बिजनेस के अंदर मशीन्स के बारे में, फिजिकल फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, मशीन्स कितनी चाहिए, इक्विपमेंट कितनी चाहिए आपको, बिल्डिंग का क्या आपका लेवल होना चाहिए, बिल्डिंग कैसी चाहिए आपको, सपोर्टिव और दूसरी सपोर्टिव सर्विसेज कैसी आपको चाहिए, ये सभी का इंपॉर्टेंट फैक्टर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, द डिसीजन रिलेटिंग टू द फैक्टर विल बी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारे डिसीजन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपके पास में नेचर क्या है, बिजनेस का क्या नेचर है, आपका साइज क्या है, आपके बिजनेस की कितने लेवल पर, कितने बड़े लेवल पर आप बिजनेस कर रहे हो, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, पैसा कितना आपके पास अवेलेबल है, और आपका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपका प्रोडक्शन करने का तरीका क्या है। टेक्निकल वे में ऐसे कहें कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर? नंबर 6 देखिए, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। आपको एक योग्य और अपने आप में कमिटेड, जो काम के प्रति पूरे लगन से काम करने के लिए आपसे जुड़ती है, ऐसी वर्कफोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर? बिना लोगों के क्या बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मशीन से हम लोग सिर्फ मशीन से ही अगर हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हमें मशीन को चलाने वाले लोग भी चाहिए और हमें अदर लोग भी चाहिए। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोगों की वजह से हम लोग बिजनेस को चालू कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एवरी एंटरप्राइज नीड्स कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य, एंड कमिटेड यानी लगन वाले वर्कफोर्स जो है उनको परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट। तो ये जो कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड अगर वर्कफोर्स हमारे पास रहेगी, ऐसे लोग रहेंगे हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जिससे हमारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम रिजल्ट पाना चाहते हैं, डिजायर्ड आउटपुट, जो हमें जैसा डिजायर हमारा है, जैसा हमारा रिजल्ट हमें चाहिए वैसा हमें मिल सकता है। ठीक है, सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, एक बिजनेसमैन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ही और शी मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो रहेगी आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड मैनेजरियल स्टाफ और मैनेजरियल स्टाफ के लिए। क्लियर? ठीक है, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास नॉलेज है वो आपसे जुड़ता है, आपके साथ काम करता है, तो आप उसको उसके हिसाब से काम करवाओगे। और अनस्किल्ड लेबर का मतलब ऐसी लेबर हो गई, ऐसे वर्कफोर्स हो गए जिनसे आप कोई भी दिमाग से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड कोई काम नहीं करवा रहे, आप उनसे सिर्फ माल जो है वो उससे लेबर का काम करवा रहे हो आप। ठीक है, जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती है, जिसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होती है, जिसमें शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है। ठीक है, लेबर्स के द्वारा। क्लियर? आगे देखिए, प्लान शुड बी आल्सो बी मेड अबाउट हाउ द एम्प्लॉयज विल बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। और ये भी प्लान भी बनना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करोगे, कैसे ट्रेनिंग दोगे, कैसे मोटिवेट करोगे, जिससे उनका क्या हो जाए, बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाए, आपको मिले, आपके बिजनेस में आप जो है सक्सेसफुल बनो, आपके बिजनेस को सक्सेस करवाने के लिए वो दिन रात मेहनत करें। क्लियर? आगे देखिए, टैक्स प्लानिंग होनी भी बहुत जरूरी है कि हम अपना बिजनेस इस तरह से करें कि हमारे बिजनेस में हमें कम से कम टैक्स देना पड़े, हम टैक्स को की बचत कर पाए, टैक्स हम ज्यादा नहीं दें, या फिर हमें ऐसा लगे कि कहीं पर अननेसेसरी टैक्स दिया जा रहा है तो हम उसे टैक्स को कम करें। क्लियर? ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग हैज बिकम द नेसेसरी दीस डेज। आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री। बहुत सारे तरह के नंबर ऑफ टैक्स लॉ, टैक्स के जो नियम है, कायदे कानून है, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, और वो हर तरह के बिजनेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? उनके काम, बिजनेस के काम को, फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। द एंटरप्रेन्योर हैज टू कंसीडर इन एडवांस में उसे ये सोचना पड़ेगा द टैक्स लायबिलिटी क्या होगी अंडर वेरियस टैक्स लॉज, कि उसकी टैक्स लायबिलिटी फ्यूचर में जो वो टैक्स देने वाला है, जो उसकी लायबिलिटी है टैक्स को चुकाने के लिए, वो क्या होगी अंडर वेरियस टैक्स लॉज, यानी कि जो भी टैक्स के जो नियम, कायदे कानून है उसके अंडर में। ठीक है, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन, और इसका बिजनेस का जो हम डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है टैक्स का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बिजनेस को लॉन्च करने की तैयारी में आ चुके हैं। आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द above mentioned factors has been taken, the entrepreneur can go ahead with the actual launching of the
एंटरप्राइज विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये सारे डिसीजन अभी तक के हम लोगों ने 7 पॉइंट्स पढ़े, ये सारे डिसीजन लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम अपने बिजनेस को एक्चुअल में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे होंगे। क्लियर? इसमें हम लोग और क्या चीज पर ध्यान रखेंगे, तो रिसोर्सेज, फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, कुछ जैसे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, हमें वो सब चीजें लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जनरली हमें क्या लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने बिजनेस को। स्टार्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिंग द सेल्स प्रमोशन कैंपेन, और सेल्स का प्रमोशन करने के लिए, यानी किसी चीज को सेल करने के लिए। ठीक है, यानी रिटेल वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ए बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ए सोल प्रोप्राइटर फर्म, एक सोल प्रोप्राइटर फर्म भी हो सकता है, यानी एक एकल व्यापारी, एक व्यापारी यानी सिंगल बिजनेस ओनर जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऐसा बिजनेस भी हो सकता है सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सिंगल ओनर जिसको कहते हैं। पार्टनरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप में मिनिमम दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं। क्लियर? कंपनी, एक कंपनी भी खोली जा सकती है, कंपनी का अलग से तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का काम एकदम अलग तरीके से होता है। ठीक है, फॉर विच द प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन, इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे इसमें पहला पॉइंट क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। पहला पॉइंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट, सोर्स फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल बी रेज्ड, कि आप पैसा जो आपको कैपिटल चाहिए वो आप कहां से ले रहे हो, किससे आप वो पैसा जो है प्राप्त कर रहे हो, वो सोर्स भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, द बेस्ट वेज ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल, और उस कैपिटल को, जिस कैपिटल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको आप बेस्ट वे में उस कैपिटल को अपने बिजनेस में आपको लगाना भी आना चाहिए, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये 8 वीडियोस की सीरीज थी। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? ये 8 से 9 वीडियोस की सीरीज है ये। ठीक है, आई होप आप इसे कंप्लीटली देखेंगे एक एक करके, और आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।